नमस्कार दोस्तों, वेलकम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आरएस जंक्शन पर। मैं हूं घनश्याम। दिनांक 12 जुलाई 2021 के करंट अफेयर्स लेकर हाजिर हूं। तो आप सभी जो कि तैयारी कर रहे हैं वे तैयारी में जुटे रहिए, क्योंकि जल्दी ही आपके आरएस एग्ज़ाम का रिजल्ट भी घोषित होने वाला है और नई वैकेंसी भी जो है इसी महीने में मिलने की उम्मीद है। तो आप अपनी तैयारी में जुटे रहें, रेगुलरिटी बनाए रखें और जो कुछ भी इस प्लेटफॉर्म पर आपको मिल रहा है उसका लाभ उठाते रहें। प्लेटफॉर्म पर गुलदस्ता का ईयरली पैकेज भी मैंने दे दिया है। तो जो छात्र जनवरी से लेकर के अभी तक का और वर्ष 2020 के सभी करंट अफेयर्स को कवर अप करना चाहते हैं, क्योंकि मान के चलिए कि आपको पिछले 1 से 1.5 साल का करंट अफेयर्स पूछा जाएगा, तो इसे कवर अप करने के लिए आप हमारी सारी बुक्स को एक साथ केवल मात्र 250 रुपये में यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आप ज़रूर इसका लाभ उठाएं यदि आप एक रेगुलर स्टूडेंट हैं और अच्छा मैटर पढ़ने के शौकीन हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक रिव्यू, जो कि आपको लगभग 10 से 12 प्रश्न दे देता है आरएस एग्ज़ाम में, और एसआई एग्ज़ाम में भी इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसकी तैयारी भी अगर आप करना चाहते हैं टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से, तो वो आपको यहाँ पर अवेलेबल है। दोनों का ही लाभ आप उठा सकते हैं। चलिए, तो आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। 60वां प्रश्न है महीने का। प्रश्न कम है लेकिन क्वालिटी वाले हैं और उम्मीद करेंगे कि इनमें से ज़्यादातर पूछे जाएँ। तो हाल ही में भारत सरकार जो है उसके द्वारा हाल ही में एक देश है जिसकी महारानी के अवशेष, जो कि भारत के ही एक चर्च में स्थित थे, उनको वापस लौटाया गया है। देश का नाम है जॉर्जिया। तो हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, वे हाल ही में रूस के पड़ोसी देश जॉर्जिया के दौरे पर गए थे और इस दौरान जयशंकर ने 394 साल बाद जॉर्जिया की महारानी सेंट केतेवन के अवशेष वहाँ की सरकार को सौंपे। ये अवशेष गोवा के ही एक चर्च में वर्ष 2005 में मिले थे। इसके पश्चात इसकी पुष्टि करने के लिए भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की पहल पर CSIR, जो कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र है, हैदराबाद में ये स्थित है, इसके द्वारा डीएनए विश्लेषण करके इसकी प्रामाणिकता की पुष्टि की गई थी। संत केतेवन 17वीं सदी में जॉर्जिया की महारानी थी और वे उनके अवशेष भारत में मिले हैं। 1991 में सोवियत संघ से आज़ादी पाने के बाद ये भारतीय विदेश मंत्री की पहली जॉर्जिया यात्रा है। इससे पहले कोई भी भारतीय मंत्री वहाँ नहीं गया, क्योंकि रूस से संबंध बिगड़ने के डर से जॉर्जिया की यात्रा नहीं की गई। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अंतरिक्ष की बात करें तो हाल ही में भारत के ही एक संस्थान जिसका नाम है आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ऑब्जर्वेशनल साइंसेज, जो कि नैनीताल में स्थित है, उसने एक दुर्लभ सुपर ल्यूमिनस सुपरनोवा की खोज की है। तो इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। ये जो दुर्लभ सुपर ल्यूमिनस सुपरनोवा है, ये एक अन्य न्यूट्रॉन तारा जो है उससे मिल रही ऊर्जा की मदद से चमक रहा है और इसका जो चुंबकीय क्षेत्र वो काफ़ी शक्तिशाली है। ऐसे जो पिंड होते हैं ये हमें आकाशीय पिंडों के रहस्यों को जानने में मदद करते हैं। सुपरनोवा की बात करें तो इसका द्रव्यमान सूर्य से 25 गुना तक अधिक होता है। खोजे गए SN2020 NK का तापमान जो द्रव्यमान है वो सूर्य के मुकाबले 3.6 से 7.2 गुना अधिक है। इस शोध को 1.04 मीटर अपार्चर वाली संपूर्णानंद टेलीस्कोप, 2 मीटर अपार्चर की हिमालयन चंद्रा टेलीस्कोप और 3.6 मीटर डॉट ऑप्टिकल दूरबीन से जो है किया गया है। और ये पूरा का पूरा रिसर्च हमारे आने वाले समय में भविष्य में जो अंतरिक्ष के राज हैं उनको खोलने में भी मदद करेगा। तो आपको केवल ये ध्यान रखना है किस संस्थान ने किया और इसे क्या कहते हैं, सुपर ल्यूमिनस सुपरनोवा। खेलों की बात करें तो दोस्तों विम्बलडन का फाइनल हो चुका है पुरुष वर्ग का, और वर्ष के तीसरे ग्रैंड स्लैम विम्बलडन का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता, इटली के मैटियो बेरेटिनी को हरा करके। तो मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन और सर्बियाई टेनिस खिलाड़ी जो नोवाक जोकोविच है उसने इस खिताब को अपने नाम किया। इटली के मैटियो बेरेटिनी को 3 घंटे के फाइनल में इन्होंने हराया। लगभग 4 राउंड का ये दौर चला। ये उनका छठा विम्बलडन खिताब है, जबकि कुल 20वां ग्रैंड स्लैम खिताब वो जीत चुके हैं। उन्होंने रॉजर फेडरर और राफेल नडाल, जिन दोनों ने 20-20 ग्रैंड स्लैम जीते, उनके रिकॉर्ड की बराबरी भी कर ली और अगला जीतने के साथ ही वो जो है इन दोनों का रिकॉर्ड भी तोड़ देंगे। सबसे ज़्यादा उन्होंने 9 बार ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है। 34 साल के इस खिलाड़ी ने 6 बार विम्बलडन, जबकि 3 बार US ओपन और 2 बार फ्रेंच ओपन अपने नाम किया है। इस बार के फ्रेंच ओपन के भी वो विजेता रहे हैं। पर्यावरण के संरक्षण हेतु देश के पहले क्रिप्टोगेमिक गार्डन, क्रिप्टोगेमिक जो पौधे होते हैं जो गैर बीज वाले पौधे होते हैं जिनमें बीज से प्रजनन नहीं होता है, ऐसे पौधों के गार्डन की शुरुआत हाल ही में उत्तराखंड में की गई है। तो उत्तराखंड जो है उसके चक्राता क्षेत्र में स्थित जो देववन है वहाँ पर इस गार्डन को शुरू किया गया है। ये गार्डन लगभग 9000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और 3 एकड़ में फैला है, जिसमें क्रिप्टोग्राम पौधों की 76 प्रजातियां हैं।
क्रिप्टोग्राम पौधों को शुरुआती पौधे माना जाता है। जब शुरुआती स्तर पर पौधों का निर्माण शुरू हुआ था, तो ऐसे पौधे जो बीजों के माध्यम से नहीं फैलते थे, उन पौधों में शैवाल, काई, फर्न, कवक और लाइकेन जैसे पौधे शामिल हैं। ये एक परत के रूप में आपको फैले हुए दिखाई देते हैं। क्रिप्टोग्राम पौधों की बात करें तो ये जुरासिक युग से ही पृथ्वी पर मौजूद हैं और इनको एक अच्छा बायो इंडिकेटर भी माना जाता है, क्योंकि ये पर्यावरण में होने वाले प्रदूषण के साथ ही इनमें कमी भी देखी जाती है। तो जैसे हमारे समुद्र में जो विभिन्न प्रकार के शैवाल पाए जाते हैं, ठीक है, वे जिस तरह से बदलाव के संकेत देते हैं, उसी तरह से इनका भी यही काम है। तो लाइकेन जैसी प्रजातियां जो है प्रदूषण से प्रभावित क्षेत्रों में नहीं आती है और ऐसे पौधों का संरक्षण करना काफ़ी आवश्यक है। उसी चीज़ को देखते हुए ये प्रयास किया गया है। लाइकेन और शैवाल की प्रजातियां विभिन्न पोषक तत्वों का बेहतर स्रोत भी होती है और इनका प्रयोग कई दवाओं को बनाने में किया जाता है। फर्न प्रजातियां जो है इनका प्रयोग भारी धातुओं को छानने में किया जाता है। क्रिप्टोगैमिक शब्द का अर्थ है छिपा हुआ प्रजनन, अर्थात प्रजनन हमें दिखता ही नहीं है, क्योंकि कोई बीज नहीं होता और इस तरह से कोई प्रजनन भी यहाँ पर नहीं होता है। इनमें कोई बीज, कोई फूल, कुछ भी नहीं होते और ये अपनी संख्या में लगातार वृद्धि करते रहते हैं। शैवाल, लाइकेन, फर्न, कवक आदि क्रिप्टोगेम के समूह हैं। इनको जीवित रहने के लिए नम परिस्थितियों की आवश्यकता होती है और इसीलिए इस ऊंचाई पर वो क्षेत्र चुना गया जहाँ पर काफ़ी मात्रा में नम परिस्थितियाँ पाई जाती हैं। दोस्तों, हाल ही में जो है उत्तर प्रदेश द्वारा, इसका आंसर उत्तर प्रदेश होगा, उत्तर प्रदेश द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस 2021 के अवसर पर नई जनसंख्या नीति जारी की है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है और वहाँ पर आवश्यकता है कि अब जो है ऐसे प्रयास किए जाएं जिससे देश की जनसंख्या को एक स्थिरीकरण की स्थिति में लाया जा सके। तो वर्ष 2021 से 2030 के लिए ये जनसंख्या नीति लागू होगी। इस नई नीति में वर्ष 2026 तक जन्म दर को प्रति हजार आबादी पर 2.1 तक लाने और 2030 तक इसे 1.9 तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। 11 से 19 वर्ष के किशोरों के पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य के बेहतर प्रबंधन और बुजुर्गों के देखभाल की बात भी इस नीति में की गई है। इसमें परिवार नियोजन कार्यक्रम के तहत सरकार गर्भ निरोधक उपायों की सुलभता को बढ़ाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में जागरूकता फैलाने का प्रयास होगा। उन्नत स्वास्थ्य सुविधाओं के माध्यम से नवजात जन्म दर, मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर को कम करने और नपुंसकता बांझपन की समस्या को दूर करने के लिए भी प्रयास इसमें किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार एक ऐसा कानून भी लाएगी जिसके माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में मिल रही सुविधाओं का लाभ केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनके 1 या 2 बच्चे ही होंगे। विश्व जनसंख्या दिवस हाल ही में मनाया गया, तो इसके बारे में कुछ फैक्ट्स हम जान लेते हैं। इसकी शुरुआत वर्ष 1989 में की गई थी, ये बिल्कुल सही बात है, और 11 जुलाई को विश्व की जनसंख्या 5 अरब हुई थी 1987 में। उसी के उपलक्ष्य में इसे मनाया जाता है। तो विश्व जनसंख्या दिवस दरअसल जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है ताकि लोग बढ़ती आबादी की समस्या को समझें और ऐसे प्रयास करें जिससे कि आबादी पर रोक लगाई जा सके, क्योंकि जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनकी प्राप्ति तभी संभव है जब हम बढ़ती आबादी को रोक पाएंगे। हर साल 11 जुलाई को ये मनाया जाता है। 1989 में यूनाइटेड नेशंस की आम सभा ने इसे मनाना शुरू किया था। 11 जुलाई 1987 को 5 बिलियन डे भी कहा जाता है क्योंकि इस दिन 5 अरब के पार जनसंख्या पहुंची थी। 2011 में जनसंख्या 7 बिलियन को पार कर गई और आज ये 7.7 बिलियन पहुंच चुकी है। 2030 में ये 8.5 बिलियन और 2050 में 9.7, जबकि 2100 में 10.9 बिलियन तक बढ़ने की इसकी उम्मीद है। इस वर्ष की थीम रखी गई थी राइट एंड चॉइसेस आर द आंसर, वेदर बेबी बूम और बस्ट, द सॉल्यूशन टू शिफ्टिंग फर्टिलिटी रेट्स लाइज इन प्रायोरिटाइजिंग ऑल पीपल्स रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड राइट्स। ये जो है इसकी थीम इस बार रखी गई है। तो यह है संक्षिप्त सी चर्चा आज के करंट अफेयर्स पर। मैंने अपनी तरफ से प्रयास किया है ताकि आप भी इन छोटे छोटे करंट अफेयर्स को पढ़ें, इसको रिवीजन करें, और रिवीजन के लिए हमारी गुलदस्ता करंट अफेयर्स बुक्स आपके लिए बेस्ट हैं। तो आज ही खुद भी डाउनलोड करें, अन्य अपने साथियों को भी बताएं और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। चलिए, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।